हे गाइस, दिस साइड सीएसीए में आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। फटाफट से आइएगा, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट मींस जिसका नाम रहेगा जस्ट इन टाइम। अब जस्ट इन टाइम के एक बार फटाफट से हम लोग इसके एमसीक्यूज कंप्लीट कर दें। क्या कह रहा है ये, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये क्या कह रहा है, स्टॉक कंट्रोल डेटा फॉर मटेरियल पी आर। एनुअल यूजेज आपको दिए हुए हैं 3600 यूनिट्स के। कॉस्ट पर यूनिट आपको दिया हुआ है ₹100 का। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ₹40। दैट मींस आपको अगर मैं बात करूं तो आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट दी हुई है 3600। आपको परचेज कॉस्ट दी हुई है 100 रुपीज। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर आपको दिया हुआ है, आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दी हुई है, दैट इज 40 रुपीज। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट आपको दिया हुआ है 20%। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट का मतलब होता है दोस्तों कैरिंग कॉस्ट ऑफ द ओवरऑल स्टॉक वॉल्यूम, जितना भी स्टॉक वॉल्यूम है उसका 20%। दोस्तों ये सब चीजें आप लोग ऑलरेडी इंटर ग्रुप 1 में भी देख के आ चुके हैं। जब भी कैरिंग कॉस्ट आपको परसेंटेज में दिया होता है तो ये कैरिंग कॉस्ट हमेशा परचेज प्राइस पर कैलकुलेट होता है। और आपको यहां से क्या पूछा गया है, लीड टाइम दिया हुआ है 1 मंथ का। द ईओक्यू बेस्ड ऑन द अबव डेटा। और आपसे पूछा भी क्या है, जो इंटर ग्रुप 1 कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मटेरियल चैप्टर है उसका सबसे बेसिक टॉपिक, दैट मींस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो आपसे पूछा है, जिसका फॉर्मूला रहता है आपका 2AO/C। ए का मतलब हो गया आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट, ओ का मतलब हो गया आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और सी का मतलब हो गया कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो मेरे पास कौन कौन सा डेटा अवेलेबल है सर। 2 आपको लेना ही है। ए मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट विच इज इक्वल टू 3600। देन आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है विच इज इक्वल टू 40। कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है कितना, 20%। तो 100 रुपीज का 20% कितना होगा, 20। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ गया आपका 14400। इसका अंडर रूट करेंगे तो आएगा 120। दैट मींस आपका डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो डी जो है वो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं फटाफट से इनमें इस चैप्टर में कुछ करेक्शन है क्या, वो पहले वो भी देख लेते हैं एक बार, ताकि नहीं सर इस वाले चैप्टर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी करेक्शन नहीं है आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर जेआईटी प्रोडक्शन सिस्टम। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके एग्जाम में जब भी एमसीक्यूज आते हैं तो एमसीक्यूज में से टोटल 15 एमसीक्यूज में से कहीं ना कहीं 6 to 7 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो कि आपके प्योरली थियरी बेस्ड होते हैं। अब उन थियरी बेस्ड में से कुछ एक तो ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जिनको आप लोग अपने कॉन्सेप्ट लगा करके देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो कि अपफ्रंट बिल्कुल डायरेक्टली थियरी होता है, तो वहां पर आप लोगों का दिमाग लगने वाला जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्योंकि मैं मेरे स्टूडेंट्स को एक ही चीज बोलता हूं, मैं मेरे स्टूडेंट को एक ही चीज बोलता हूं कि भैया आपके लिए यहां पर जो थियरी है ना, आपको उस थियरी के ऊपर फोकस नहीं करने का है। आप थ्योरी पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ, प्रैक्टिकल पोर्शन पे दिमाग लगाएंगे। क्योंकि थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो एक 7 मार्क्स का एक आपको डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, जो कि आपको डेस्क्रिप्टिव पार्ट में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके लिए एमसीक्यू में, तो केवल और केवल अपफ्रंट एमसीक्यूज के अंदर जो थ्योरी होगा ना, वो मोस्ट ऑफ दी एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो कि एज इट इज कट कॉपी पेस्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कट कॉपी पेस्ट आपको एग्जाम में अगर देखने को मिलेगा, तो ऐसी केस के अंदर आप लोगों को उन कुछ एमसीक्यूज में से ऐसे होंगे जो कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी, और कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो कि आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली देखना है कि हाँ भैया इसका आंसर ये रहेगा। तो उनको मैं स्टार मार्क करवा रहा हूं ताकि आप लोग एग्जाम के एक दिन पहले उनको एमसीक्यू देख लो, और अगर कल को एग्जाम में वो एमसीक्यू देखने को मिल जाए तो एज इट इज जाकर के उसका आंसर चिपका देने का है। यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जिस पर जेआईटी प्रोडक्शन सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होता या सुटेबल नहीं है। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको इसका बता दूं, इसका आंसर तो आएगा बैच प्रोडक्शन। ठीक है, बैच प्रोडक्शन, बट इसके ऊपर का कुछ लॉजिक भी हम लोग चाहेंगे। दोस्तों जेआईटी सिस्टम का मतलब होता है जस्ट इन टाइम। दैट मींस जब भी आपको जरूरत हो उसी टाइम पर आपके लिए अवेलेबल हो जाए आपका मटेरियल, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। जॉब प्रोसेस के अंदर जितना भी जॉबिंग प्रोडक्शन है, तो जॉबिंग प्रोडक्शन के अंदर जॉब के हिसाब से रहेगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि जितना जॉब उतना आप मंगा सकते हो। प्रोसेस के हिसाब से भी सेम वही सिनेरियो रहेगा। सर्विस प्रोडक्शन के अंदर भी सेम सिनेरियो रहेगा। यहां पर बैच वाइज जब प्रोडक्शन होता है तो बैच में ऑब्वियस ही बात है बल्क में प्रोडक्शन होता है। तो ऐसे केस में आपका बल्क में प्रोडक्शन होगा तो आपके एक साथ
200, 500, 1000 एक साथ पूरे बैच में बनते हैं, तो ऐसे केस में वहां पर जेआईटी एप्लीकेबल या सुटेबल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी आपका बैच वाइज प्रोडक्शन, दैट मींस ए। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है, फिर भी मैंने स्टार मार्क करवा दिया है। आइए आगे चलते हैं। कैन जापानीज सिस्टम अंडर जेआईटी अप्रोच एंश्योर दैट, इन्होंने कहा कि भैया जेआईटी सिस्टम, इन्होंने कहा कि भैया ये जापानीज सिस्टम है, ये है वो है, तो ठीक है उसकी बात नहीं है। जेआईटी अप्रोच क्या एंश्योर करती है उसके बारे में बात करते हैं। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इन्वेंट्री और प्रोडक्ट, आपको कंटिन्यूअसली सप्लाई, जस्ट इन टाइम का मतलब क्या हुआ, जब जरूरत हो तब माल आएगा, जब जरूरत होगा तब माल आएगा, तो ऑब्वियसली बात है इसका मतलब आपको कंटिन्यूअसली जरूरत पड़ती रहेगी, आपको माल आता रहेगा, क्लियर है। मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक टू बी मेंटेन, ये जेआईटी नहीं बताता है। जेआईटी आपको कितना स्टॉक मेंटेन करना है ये नहीं बताता है, जेआईटी केवल इतना बताता है आपको इतनी रिक्वायरमेंट है, इतना मंगाना है, दैट्स इट, काम खत्म। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन ऑब्वियसली जस्ट इन टाइम नहीं करता है, तो ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा, इस केस में करेक्ट आंसर विल बी ए। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। डन, आगे चलिए। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, बेसिकली ये वाला जो कॉन्सेप्ट है या ये वाला जो टॉपिक है, ये आपके सिलेबस 2022 के बाद इन्होंने इंस्टीट्यूट ने हटा दिया, बट फिर भी मैंने सोचा कि यार क्या पता कल को कोई भी एग्जामिनर एग्जाम जो पेपर बना रहे ना उनको सिलेबस का पूरा पता होता है, बट कई बार ऐसे होते हैं कि उन्होंने कोई ऐसे सोर्स को पिक किया जिस सोर्स के अंदर ये एमसीक्यू था, तो हो सकता है कि कल को बाय मिस्टेक वो यहां पर अगर आपके लिए एमसीक्यू डाल देंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने उन एमसीक्यूज को भी यहां पर इंसर्ट करके रखा है। तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर दैट इंटीग्रेट ऑल डिपार्टमेंट एंड फंक्शन अक्रॉस द कंपनी, जो कि आपके अक्रॉस द कंपनी जितने भी इंटीग्रेट करता है डिपार्टमेंट और फंक्शन को, ठीक है साहब। इंजीनियर ड्राइंग सॉफ्टवेयर है या सॉफ्टवेयर यूज टू ट्रैक वेट ब्रिंग रिकॉर्ड के लिए है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपके लिए जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है वो आपका वो सॉफ्टवेयर है जो कि इंटीग्रेट करता है डिपार्टमेंट के फंक्शन को अक्रॉस द कंपनी। तो करेक्ट आंसर विल बी बी, तो बी विल बी करेक्ट आंसर, इसको भी आप लगा लेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे मतलब एग्जाम के एक दिन पहले आपको इसको देखने का है। वैसे मैं आपको एक कॉमन लॉजिक बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह एप्लीकेबल होगा। अगर कोई एमसीक्यू ऐसा है कि जो आपको थियरी का एमसीक्यू है और उसका करेक्ट आंसर यू आर नॉट श्योर, कि भैया आपको नहीं पता कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो एक कॉमन मेथोडोलॉजी है कि यूजुअली जो उन एमसीक्यूज में से सबसे बड़ा आंसर जिसका होता है ना, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वेल टेस्टेड है 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स यही होगा, नहीं, बट 70 आउट ऑफ 100 टाइम्स यही होता है। 70 आउट ऑफ 100 टाइम्स यही होता है। तो क्या पता अगर आप इफ यू आर नॉट श्योर कि क्या आंसर होगा, देन यू कैन गो विद द लॉन्गेस्ट आंसर, जो आपका लॉन्गेस्ट आंसर है वो। अब मैं आपको क्या होता है ना कि कई बार किसी स्टूडेंट का कॉल आ रहा है, अब कॉल आता है, जैसे अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आ रहा है, मैं लेक्चर चलते चलते मैं कई बार कॉल उठा लेता हूं, तो दैट मींस ये है कि मैं आपसे अभी बात नहीं कर पाऊंगा, लेक्चर चल रहा है आपको, तो ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैं कॉल आपको पिक कर रहा हूं इसका मतलब है कि भैया अभी मैं बात नहीं कर सकता, लेक्चर चल रहा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 5। जस्ट इन टाइम रिलेट्स टू, अब जेआईटी किससे रिलेट कर रहा है, टाइम मैनेजमेंट से रिलेट कर रहा है या इन्वेंट्री एंड प्रोडक्ट हैंडलिंग से रिलेट कर रहा है या डिलीवरी सिस्टम है या नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस बात है नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा। अब ये डिलीवरी सिस्टम है या आपका टाइम मैनेजमेंट है या आपका इन्वेंट्री एंड प्रोडक्ट हैंडलिंग है, तो भैया जेआईटी आपके लिए यहां पर जो रहेगा वो रहेगा आपका इन्वेंट्री एंड प्रोडक्ट हैंडलिंग, क्योंकि ये आपका जेआईटी बताता है कि कितना इन्वेंट्री आपको रखना है और कितना प्रोडक्ट आपके लिए बनने वाला है, वो सारी चीजें। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, और इसको भी आप स्टार मार्क करके रखेंगे। मैं स्टार इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि थ्योरी है, तो थ्योरी के अंदर यूजुअली आप ना उतना श्योर नहीं हो पाते हो, तो इसलिए आपको उसका रिवीजन चाहिए, तो अकॉर्डिंगली इसका रिवीजन आपको करना होगा। बेंचमार्किंग, दोस्तों बेंचमार्किंग ना वैसे एक टॉपिक जो है ना ये हटाया जा चुका है, बट फिर भी बेंचमार्किंग इज ए प्रोसेस। बेसिकली क्या होता है ना, आज अगर हम लोग नॉर्मल अगर बात करें तो नॉर्मली भी हम लोग क्या बात करते हैं, आपने देखा होगा जब भी आप लोग अपनी स्टडीज कर रहे थे तो आपके कोई बड़े भैया, कोई आस पड़ोस में कोई बड़े बड़े भैया जितने भी हैं, उन लोगों को आप देखते थे यार ये बंदा जो है ना, ये भाई साहब ये बंदा डॉक्टर बन गया, ये बंदा सीए बन गया, ये बंदा सीएमए बन गया, ये बंदा आईएएस बन गया। तो हम लोग ना कहीं हमारे घर वाले, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो लोग हमको ना एक कहते थे कि यार बनना है तो उस बंदे जैसा बनना है, दैट मींस दैट इज योर बेंचमार्क। वो आपके लिए एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि आपको इस बंदे जैसा बनना है, तो दैट इज बेंचमार्क। और यही चीज आपकी कॉस्टिंग में भी अप्रोच फॉलो होती है कि बेंचमार्किंग मतलब कि कहीं ना कहीं एक कॉस्टिंग का एक स्टैंडर्ड सेट कर देना, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना।
अब ऑब्वियस सी बात है वो स्टैंडर्ड के लिए फॉलो करना है तो आपको कंटिन्यूअसली प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये सारी आंसर आपकी कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग टारगेट यूजिंग एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के साथ, और मेथड ऑफ प्रोवाइड परफॉर्मेंस असेसमेंट, परफॉर्मेंस को भी असेस करना है। क्योंकि बेंचमार्किंग में क्या होगा, पहले तो आपको एक ये दिया जाएगा कि भैया इसके जैसा बनना है, दैट इज योर सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड। फिर उसको वैसा बनने के लिए आपको उसका पूरा एक कंटिन्यूअसली प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और फिर आपको यहां पर आपका परफॉर्मेंस असेस भी किया जाएगा कि आप एक्चुअल में आईएएस बनने लायक है कि नहीं। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर। तो दैट मींस डी आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने अभी तक जितने भी एमसीक्यूज कराए ना उनमें सब में सिंगल स्टार कराया है, बट यहां पर इस एमसीक्यू पर आप डबल स्टार करेंगे। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और काफी अच्छा एमसीक्यू है, तो इसमें आपको मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर जाता है जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट टेस्ट करेगा, आप लोगों के इंटर के भी। आप लोगों ने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज आपने सुना होगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मैंने आईटीआर लिख दिया, इनकम टैक्स रिटर्न मत मान लेना, आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के पीछे का मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि बेसिकली होता क्या है। इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब ये होता है कि आपने पूरे साल भर में जितनी भी कॉस्ट का माल आपने यूज किया उसके लिए आपने कितनी बार इन्वेंट्री को घुमाया। इन्वेंट्री को घुमाने का मतलब ये नहीं है, आपको अगर सपोज से हमें पूरे साल भर में से 50 लाख रुपए का माल चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि 1 जनवरी को एक साथ तो 50 लाख का माल मैं घर पे ला करके रखूंगा नहीं, मतलब मेरे फैक्ट्री में ला करके रखूंगा नहीं। मैं क्या चाहूंगा कि यार जितना भी मेरे को 1 महीना 2 महीने का जितना स्टॉक जरूरत है मैं उतना ला के रखता हूं। फिर जैसे ही वो खत्म होगा फिर मैं वापस से रिफिल कर दूंगा, फिर वो खत्म होगा फिर मैं रिफिल कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि हम लोग हमारे स्टॉक को चेंज करते रहते हैं। दिस इज योर टर्नओवर। अब आप अगर इन्वेंट्री का टर्नओवर की बात करें तो इन्वेंट्री का टर्नओवर कहता है कि कितनी बार आपने अपनी टोटल कॉस्ट को कंप्लीट करने के लिए कितनी बार आपने अपने एवरेज स्टॉक को टर्नओवर किया है, तो वो आपका कहता है इन्वेंट्री टर्नओवर। तो इसका फॉर्मूला बनता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि हाँ भैया हमारे पूरे साल भर में 50 लाख रुपीस का माल लगा है और हमारा जो एवरेज स्टॉक है ना, जो एवरेज स्टॉक हमारे घर में रहता है वो है सिर्फ 5 लाख। तो एवरेज स्टॉक आपका हो जाएगा सिर्फ 5 लाख। तो आप ये कह सकते हो कि 50 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो दैट मींस 10 टाइम्स हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। और ये 10 टाइम्स का मतलब ये होता है, ये आपको ये बताता है कि भैया आपका जो इन्वेंट्री है ना वो बेसिकली 10 टाइम्स आपने रोटेट किया है। क्लियर है? आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब इस एमसीक्यू पर आ जाइए। A company has forecasted sales and cost of goods sold for the coming year. That means 25 लाख की सेल है, 18 लाख का आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। क्लियर है? अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से। The inventory turnover has been taken as 9 times per year. आपको यहां पर क्या किया, क्वेश्चन ने आपके साथ बड़ा गजब काम किया है। उन्होंने कहा हमारे यहां टर्नओवर है 9 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारा 18 लाख। मुझे एक चीज बताओ, अगर ये आपके पास फॉर्मूला है तो क्या आप एवरेज स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आपको क्वेश्चन ने कहा 18 लाख का हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और एवरेज स्टॉक क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो हमारा 9 टाइम्स पर ईयर रहेगा। मतलब साल में 9 बार हम लोग हमारे एवरेज स्टॉक को टर्न अराउंड करेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से आपका एवरेज स्टॉक फाइंड आउट करूं तो एवरेज स्टॉक क्या आएगा? क्लियर है सर? एवरेज स्टॉक लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा और ये जो 9 है ये राइट हैंड साइड में आएगा, तो ये डिवाइड में जाएगा। तो एवरेज स्टॉक विल बी 18 लाख डिवाइड बाय 9, दैट मींस 2 लाख। मेरा एट प्रेजेंट एवरेज स्टॉक जो रहेगा वो हो जाएगा 2 लाख। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़िए। इन केस इन्वेंट्री टर्नओवर इंक्रीज टू 12 टाइम्स, अगर हम हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर 12 टाइम्स कर दें। अब 12 टाइम्स करने का मतलब क्या होगा, आप इसका मतलब है आपके लगने तो 18 लाख ही हैं, लेकिन जहां आप 9 बार इन्वेंट्री को परचेज कर रहे थे वहां 9 बार की जगह आपको 12 बार परचेज करोगे, 12 टाइम्स परचेज करोगे। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आप 12 टाइम्स परचेज करो। परचेज तो पूरा 50 लाख ही करना है, मतलब आपको 18 लाख ही परचेज करना है, लेकिन इस 18 लाख को जहां पहले आप 9 टाइम्स परचेज कर रहे थे अब आप इसको 12 टाइम्स परचेज करोगे। तो ऐसे केस में आपका एवरेज स्टॉक, ऑब्वियस सी बात है कि आपका एवरेज स्टॉक जो है वो कम हो जाएगा। अब कम कितना हो जाएगा सर? 12 इज इक्वल टू 18 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो ऐसे केस में आपका एवरेज स्टॉक क्या आ जाएगा? 18 लाख डिवाइड बाय 12, दैट मींस 1.5 लाख। इसका मतलब ये हो गया कि सर जो आप ये इन्वेंट्री टर्नओवर में चेंज कर रहे हो उस चेंज से आपको जो स्टॉक होल्ड करना है वो 50,000 रुपए कम करना है। वो आपको 50,000 रुपए
कम करना है। और 50,000 रुपए का स्टॉक कम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगा वो कम होगा। तो आपका 50,000 रुपए वर्किंग कैपिटल कम ब्लॉक होगा तो भैया शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट की रेट वर्किंग कैपिटल में दे रखी है 10%। व्हाट विल बी सेविंग इन कॉस्ट, तो कॉस्ट में कितने रुपए की सेविंग होगी सर? 50,000 रुपीज हमारा कम ब्लॉक होगा, उस पर 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो अकॉर्डिंगली 50,000 का 10% होगा आपका 5,000। दैट मींस डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप लोगों के लिए डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5,000। आई होप मैंने जस्टिफाई किया है इस क्वेश्चन के साथ और बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको सही लगता है तो एक तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो, और अगर आपने चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्लियर है? तो दैट्स ऑल। इसी के साथ जस्ट इन टाइम वाला टॉपिक जो है ना वो होता है आपका ओवर। अब इस आपके साथ अब मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं विच इज थ्रूपुट कॉस्टिंग। थ्रूपुट कॉस्टिंग को भी अभी हम लोग अगले 15 से 20 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, तो अकॉर्डिंगली आपके दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। आइए फटाफट से थ्रूपुट कॉस्टिंग के बारे में एक छोटा सा हल्का सा ब्रीफ दे देता हूं। थ्रूपुट कॉस्टिंग इज काइंड ऑफ सुपर मार्जिनल कॉस्टिंग। मैं जब स्टूडेंट्स को, आप लोग अगर मेरा क्लास स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आपके पास मेरा एससीएम का सार जो हैंड रिटन कॉन्सेप्ट बुक है वो आपके पास रहेगा। उसमें सबसे पहली लाइन ही मैंने ये लिखी है कि थ्रूपुट कॉस्टिंग इज आल्सो नोन एज सुपर मार्जिनल कॉस्टिंग। मतलब बात करें अगर थ्रूपुट कॉस्टिंग की, तो थ्रूपुट कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में केवल इतना सा अंतर है, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर वैल्यूएशन वेरिएबल कॉस्ट पर होता है, थ्रूपुट में भी वेरिएबल कॉस्ट पर होता है। सर तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये है, थ्रूपुट कॉस्टिंग कहता है कि मेरे तरफ से केवल और केवल आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो केवल मटेरियल है, मतलब वो उनकी तरफ से लेबर और वेरिएबल ओवरहेड इज नॉट ए वेरिएबल कॉस्ट। मतलब थ्रूपुट कॉस्टिंग कहता है कि मैं केवल और केवल मटेरियल को वेरिएबल कॉस्ट मानता हूं, बाकी की कोई भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए थ्रूपुट कॉस्टिंग का रिवीजन सेशन अपलोडेड है यूट्यूब पर, मेरे चैनल पर जाकर के सिंपली यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। जो भी चैप्टर आपका है हर एक चैप्टर के आपको रिवीजन कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। सिंपली सर्च कीजिएगा थ्रूपुट कॉस्टिंग रिवीजन बाय सीएसीएमए आशुतोष लाटा। जस्ट इन टाइम का रिवीजन चाहिए तो जस्ट इन टाइम रिवीजन बाय सीएसीएमए आशुतोष लाटा। आपको सारे के सारे रिवीजन सेशंस आपके विद डिटेल्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको रेफर कर सकते हो। ठीक है ना? चलो जी, आइए जी अब हम बढ़ते हैं इसके तरफ। मैंने ब्रीफ कर दिया, आपको इतना सा ध्यान रखना है। जैसे वहां पर आपका सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हो तो कंट्रीब्यूशन आता है, यहां पर भी सेलिंग प्राइस में से लेस वेरिएबल कॉस्ट करने से कंट्रीब्यूशन आता है, बट यहां पर जो कंट्रीब्यूशन आता है उसे हम लोग थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट में केवल मटेरियल कंसीडर किया है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विकास लिमिटेड ऑपरेट करता है थ्रूपुट अकाउंटिंग सिस्टम को। द डिटेल ऑफ प्रोडक्ट ए पर यूनिट आर एज अंडर। एक यूनिट की डिटेल दे रखी है आपको प्रोडक्ट ए की। सेलिंग प्राइस इज 75, मटेरियल कॉस्ट इज 30, कन्वर्जन कॉस्ट इज 20, टाइम टू बोटलनेक रिसोर्सेज इज 10 मिनट। टाइम टू बोटलनेक रिसोर्सेज का मतलब ये हो गया कि जो आपकी बोटलनेक एक्टिविटी है, बोटलनेक एक्टिविटी का मतलब है कि जिसके लिए आपके पास आइदर या तो समय कम है या उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपके लिए बोटलनेक क्या है? बोटलनेक एक्टिविटी कहलाता है। तो ऐसे केस में इन्होंने कहा कि आपको, अगर मैं यहां से पूछूं कि सर मेरा थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन बताओ, तो क्या होगा सर? 75 माइनस 30, क्योंकि ओनली वेरिएबल कॉस्ट इज मटेरियल, तो 75 में 30 लेस करोगे तो आएगा 45। अब यहां पर क्वेश्चन क्या जानना चाहता है? रिटर्न पर आर फॉर प्रोडक्ट ए इज। 1 घंटे का रिटर्न बताइए। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, मैं बता रहा हूं, मैं आपको इस पे स्टार नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इसी तरीके के इस चैप्टर से बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं और वो आपको अपनी बुक में मिलेगा। सर क्या हम केवल आपकी बुक के ऊपर रिलाय कर सकते हैं? आंसर है यस। आज की डेट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस डेट तक सीएमए इंस्टीट्यूट का ऐसा कोई रिसोर्सेज नहीं है जो कि अपनी बुक के अंदर कवर नहीं हो। इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो रिटर्न पर आर आपसे पूछा है। अब पर आर में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा बोलता है सर 45। ये तो किस्मत अच्छी है कि यहां पर 45 का कोई भी ऑप्शन नहीं है। कल को अगर यहां पर 45 का ऑप्शन दे देता ना कि ₹45 ऑप्शन डी, तो आधी से ज्यादा जनता इसमें 45 पे टिक लगा के आ जाती। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इन्होंने पूछा है रिटर्न पर आर। ध्यान से सुनिएगा, ये 45 रुपीज का जो रिटर्न है ना, ये पर आर का नहीं है, ये ओनली 10 मिनट्स का रिटर्न है। तो 45 रुपीज अगर 10 मिनट्स का रिटर्न है तो आजकल 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं। सर आजकल नहीं, पहले भी 60 होते थे। तो 45 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 60 आप करेंगे तो आंसर आएगा 270 एंड द करेक्ट आंसर विल बी ए।
तो ए आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि इसी तरीके के और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो लगे हाथ पहले मैं वो क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको करा दूं ताकि आप लोगों का उनका पोर्शन कंप्लीट हो जाए। तो सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 2 को एक सेकंड के लिए होल्ड कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 पर 3 पर जाएंगे तो आपको यहां पर देखेंगे सेलिंग प्राइस है आपको 50, मटेरियल कॉस्ट आपको दे रखा है 16, दैट मींस 34 रुपीस का थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन हो गया। 34 रुपीस कमाने के लिए आपको 8 मिनट्स का समय लगता है और ये आपसे रिटर्न पर आवर जानना चाहता है। तो 34 रुपीस का रिटर्न अगर आप 8 मिनट्स में कमाते हैं तो 60 मिनट्स में कितना कमाएंगे, जस्ट कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 60। तो करेक्ट आंसर विल बी 255 एंड द सी विल बी करेक्ट आंसर। तो सी आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 डन है। क्वेश्चन नंबर 4 में बात कर लेते हैं। यहां पर एक कंपनी ऑपरेट थ्रूपुट अकाउंटिंग सिस्टम, डिटेल ऑफ प्रोडक्शन आपको दे रखा है, सेलिंग प्राइस 50 की, मटेरियल कॉस्ट 20 का, दैट मींस 30 रुपीस का आपका थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन हो गया। ये कमा रहे हो आप 10 मिनट्स में, तो 10 मिनट्स में कमा रहे हो तो 60 मिनट्स में कितने कमा लेंगे, तो सर वो आ जाएगा 180। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। और एक और क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। जो जो क्वेश्चन सेम एज इट इज है तो मैं आप लोगों को एक साथ करा देता हूं ना। तो यहां पर सेलिंग प्राइस है 60, 24 का मटेरियल कॉस्ट है, दैट मींस 36 रुपीस आप कमा रहे हो। कितनी देर में कमा रहे हो साहब, सर 10 मिनट्स में कमा रहे हैं। तो 10 मिनट्स में 36, तो 60 मिनट्स में कितना कमाओगे आप, सर 36 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आ जाएगा आपका 216। तो 216 दैट मींस सी विल बी द करेक्ट आंसर। इस केस में भी आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसीलिए मैंने कहा था कि इसी तरीके का और भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें गलती केवल एक ही जगह हो सकती है और वो ये कि आप लोग जल्दबाजी के अंदर ये 10 मिनट्स को भूल ना जाना, क्योंकि 1 आवर का पूछा गया है। क्लियर है? चलो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दिखने को बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है कि सर एमसीक्यू में इतना बड़ा क्वेश्चन आइला, इतना बड़ा क्वेश्चन तो हम कर ही नहीं पाएंगे। मैंने कहा क्वेश्चन को पढ़ने के 2 नंबर है, करने के 0 नंबर है। करने के 0 नंबर कैसे, क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल पढ़ने के अंदर आपका समय लगेगा, करने में तो कोई समय लगेगा नहीं। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिकॉर्डेड द फॉलोइंग कॉस्ट इन अक्टूबर फॉर प्रोडक्ट एक्स। प्रोडक्ट एक्स के लिए आपको फॉलोइंग कॉस्ट, दैट मींस डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट लेबर दे रखा है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखा है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखा है, आपको वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दे रखा है, फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दे रखा है और टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है। ड्यूरिंग अक्टूबर 4000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स वर प्रोड्यूस्ड। टोटल 4000 यूनिट आपने प्रोड्यूस करी, बट ओनली 3600 यूनिट्स वर सोल्ड, बट 3600 यूनिट्स ही आप बेच पाए। एट द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर देयर वाज नो इन्वेंटरी, मतलब साथ कुछ नहीं लेके आए थे बट कुछ साथ लेकर के जाएंगे। साथ लेकर के आए थे 0, हमने प्रोडक्शन कर दिया 4000 का, उसमें से 3600 हमने बेच दिया, तो हमारे पास स्टॉक बच गया सर 400 यूनिट्स का। सॉरी, तो हमने 400 यूनिट्स का प्रोडक्ट बेच दिया। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट एक्स एट द एंड ऑफ अक्टूबर यूजिंग थ्रूपुट अकाउंटिंग वाज। क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि इस इन्वेंट्री की वैल्यूएशन क्या रहेगा। मैंने स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर ही मैंने बोल दिया था कि थ्रूपुट कॉस्टिंग के अंदर हम लोग वैल्यूएशन करते हैं डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट पर, और डायरेक्ट मटेरियल आपको दे रखा है 20,000। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये आपको टोटल किसकी कॉस्ट दे रखी है, पूरे के पूरे अक्टूबर की, और पूरे के पूरे अक्टूबर में आपने कितनी यूनिट्स बनाई, सर 20,000 रुपीज लगे हैं मटेरियल के, जब आपने 4000 यूनिट बनाई है तब। इसका मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए 5 रुपीज लगे होंगे। एक यूनिट का 5 रुपीज, तो 400 यूनिट्स का कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा आपके लिए 2000। दैट मींस 2000 विल बी द करेक्ट आंसर, तो डी विल बी द करेक्ट वन। तो आपके लिए डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कहा था ना क्वेश्चन तो पढ़ने के नंबर है, करने के नंबर नहीं है। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 1 डन है, 2 डन है, 3 डन है, 4 डन है, 5 पर आ जाते हैं। 5 भी ऑल दो वैसा तो बड़ा आसान सा सम है। कैसे, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पर डे इज 500। आपको एक दिन का जो क्या है, एक दिन का कितने यूनिट बेचते हो, 500। सेल्स प्राइस आपको दे रखा है 25 का, मटेरियल कॉस्ट आपको दे रखा है 10 का, दैट मींस आप यहां से क्लियरली कह सकते हो कि 15 रुपीज का थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप कमा रहे हो। अदर फैक्ट्री कॉस्ट आपको एक दिन की दे रखी है 6000। नंबर ऑफ आवर्स ऑफ बोटलनेक यूज्ड पर डे इज 8 आवर्स। क्लियर है? क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है रिटर्न पर फैक्ट्री आर फॉर द प्रोडक्ट इज। अब जब भी बात रिटर्न की होगी तो हम बात करेंगे थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। अब ध्यान से सुनना है,
क्वेश्चन ने आपसे पूछा है 1 घंटे का रिटर्न बताइए। तो भाई साहब मेरे पास अभी तक तो क्या हो रहा था, अभी तक तो मेरे पास ये आ रहा था कि मेरे को 1 यूनिट को बनाने में कितना दिन लग रहे थे वो मेरे पास आ रहा था, लेकिन अब की बार यहाँ पर 1 यूनिट को बनाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे वो नहीं दे रखा। यहाँ पर आपको कितने मिनट्स लगेगी वो नहीं दे रखा, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम लोग नंबर ऑफ आवर्स बोटलनेक एक दिन के 8 आवर्स लगते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको यहाँ से 500 यूनिट्स दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो मुझे एक चीज बताओ 15 रुपीज एक यूनिट से आप कमा रहे हो, 500 यूनिट्स पर आप कितना कमा लोगे? तो क्या मैं ऐसा बोल दूं क्या कि आप पूरे दिन भर में 7500 रुपीज का रिटर्न कमा लोगे? क्योंकि एक यूनिट से अगर आप 15 रुपीज कमाते हो तो पूरे दिन में आप 500 यूनिट्स बेचने वाले हो, तो 15 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 500, तो पूरे दिन में आप 7500 रुपीज कमाओगे। और पूरे दिन में आपने कितने घंटे काम किया सर? 8 आवर्स। तो अगर आप इसमें 8 का डिवाइड लगा दोगे तो 7500 डिवाइडेड बाय 8, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 937.8। दैट मीन्स 938 आपको यहां पर आंसर दिया हुआ है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको बता दूं, आपकी बुक के अंदर जो सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, वो सॉल्यूशन की कैलकुलेशन तो पूरी यही है। मतलब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। जब आप इसका 5 का सॉल्यूशन देखोगे ना, तो आपने यहां पर पूरी कैलकुलेशन तो 938 दिखाई है, बट ये जो गलती से हमारे यहां पर क्या हुआ, इस जगह पर बाय मिस्टेक इसका करेक्ट आंसर सी लिख दिया गया। तो आप इस जगह पर करेक्ट कर लीजिएगा, यहां आंसर आएगा बी 938 रुपीज। तो ये करेक्शन आप लोग अपनी बुक में कर लीजिएगा, अगर आपकी बुक में करेक्शन नहीं है तो। बाकी नेक्स्ट प्लॉट जैसे ही हमारा प्रिंट होगा तो हम लोग उसके अंदर ये करेक्शन करके दे देंगे, ठीक है? चलिए, तो अकॉर्डिंगली 938 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द पर्पस ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। डन है सर? आगे बढ़िए। चलो जी, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? इफ फैक्ट्री हैज ए की रिसोर्सेज बोटलनेक ऑफ फैसिलिटी ए विच इज अवेलेबल फॉर 31,300 मिनट्स पर वीक। आपको एक बोटलनेक फैसिलिटी जो भी है, दैट मीन जो भी आपके पास समय है वो कम है, तो उसके लिए उन्होंने कहा 31,300 मिनट्स ही आपके पास अवेलेबल है। The time taken by per unit of product X and Y in facility A। फैसिलिटी ए का मतलब आप इस फैसिलिटी ए मत मानो, इसको ऐसे मानो कि कोई डिपार्टमेंट ए है, उस डिपार्टमेंट ए के अंदर हमारे पास जो समय है वो थोड़ा सा कम है, थोड़ा कम है, तभी तो इसको बोटलनेक या की रिसोर्सेज बोला गया। तो बोटलनेक तभी बोला जाएगा जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटिंग मात्रा में होते हैं, लिमिटेड मात्रा में रहेगा। तो इसका मतलब ये आपके लिए क्या है सर? लिमिटिंग फैक्टर है, की फैक्टर है आप लोगों के बोटलनेक। यहां पर इन्होंने कहा कि कितना समय लगने वाला है प्रोडक्ट एक्स और वाई की एक यूनिट को बनाने में। एक यूनिट अगर आप एक्स की बनाते हो तो 5 मिनट्स लगेंगे, वाई की एक मिनट बनाते हो तो 10 मिनट्स लगेंगे। क्लियर है? रेस्पेक्टिवली लास्ट वीक्स एक्चुअल आउटपुट वाज 4750 ऑफ प्रोडक्ट एक्स। पिछले लास्ट वीक की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा लास्ट वीक हमारा एक्चुअल आउटपुट जो है वो एक्स का रहा कितना? 4750 यूनिट का, एंड 650 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई, और 650 यूनिट्स आपके प्रोडक्ट वाई का। डन? आगे एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट आपको दे रखा है 78250। 78250 की एक्चुअल कॉस्ट लगी है। थ्रूपुट कॉस्ट फॉर द वीक वुड बी, तो थ्रूपुट कॉस्ट क्या होगी? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जब भी क्वेश्चन आपसे थ्रूपुट कॉस्ट बोलता है तो आपको माइंड में एक चीज लेकर के चलना है, दिस इज नॉट ए थ्रूपुट कॉस्ट, दिस इज वेरी मच सिमिलर टू द स्टैंडर्ड कॉस्ट। आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना है। अब आपको पता है स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए मेरे पास क्या होता है? पहले बजट होता है, बट यहां पर कोई भी बजट नहीं है, तो मैं ये मानता हूं कि जो एक्चुअल कॉस्ट है वही मेरी बजटेड कॉस्ट है, दैट मींस 78250। अब मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास टोटल कॉस्ट है, मेरे पास टोटल टाइम अवेलेबल है क्या जिसके लिए मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने जाऊंगा? उसका टोटल टाइम तो बताओ सर। टोटल कॉस्ट है ना आपके पास सर, 31,300 मिनट्स इज द टोटल टाइम अवेलेबल विद यू। तो इसका मतलब सर मेरे पास हर एक मिनट का कितना रुपए मेरी कॉस्ट लगनी चाहिए? स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या बोलता है? व्हाट कॉस्ट शुड बी। तो 78250 डिवाइडेड बाय 31,300, दैट मींस हर एक मिनट का 2.5 रुपीज लगना चाहिए। अब एक्चुअलिटी में आपको पता है स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ऑलवेज फॉर द एक्चुअल आउटपुट। तो यहां पर अगर मैं एक्चुअल आवर्स की बात करूं या एक्चुअल मिनट्स की, क्योंकि यहां पे मिनट्स में डेटा है, तो एक्चुअली मेरी कितनी मिनट्स लगी? तो वो आपको क्वेश्चन ने दिया 5 मिनट्स लगेगी। टोटल यूनिट्स बनाई आपने 4750, 10 मिनट्स लगेगी, 650 यूनिट्स आपने टोटल बनाई। इन दोनों का सम निकाल लेंगे तो आपका टोटल एक्चुअल टाइम कितना लगा वो आ जाएगा, और वो कितना आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 4750 एम प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 650 एम प्लस एमआरसी करोगे
तो 30,250 मिनट्स इज योर स्टैंडर्ड आपका टाइम। आपका इतना समय लगना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि भैया टाइम टेकन होगा 5 मिनट्स और ये 10 मिनट्स, तो आपने टोटल यूनिट्स बनाई, उसके हिसाब से आपके पास टोटल एक्चुअल टाइम आ गया। एक्चुअल टाइम को जब आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी, और इसी स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रूपुट कॉस्ट। तो वो आ जाएगा आपके पास 75625। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए 75625। आई होप क्लियर है। एक बार वापस से सुन लीजिए, क्योंकि इस तरीके के अभी एक और सम आएगा। आई गेस क्वेश्चन नंबर 6 जैसा और कोई सम है क्या, पता नहीं, मे भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ध्यान रखिएगा। आपको ये मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, मेरे पास टोटल एक्चुअल कॉस्ट थी, उस एक्चुअल कॉस्ट को मैंने एज ए बजटेड कॉस्ट मानते हुए आपका 31,300 टोटल बोटलनेक मिनट्स मैंने निकाला। उससे मेरे पास रेट आ गई कि 1 मिनट के अंदर मेरी कॉस्ट क्या लगनी चाहिए, और एक्चुअल में मैंने कितना टाइम लगाया वो मैंने निकाला, और उसके हिसाब से मैंने 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा काम हो जाएगा डन। ठीक है। अगला क्वेश्चन तो इतना आसान है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं चैप्टर कर रहा हूं थ्रूपुट कॉस्टिंग, तो मेरे को वैसे ही समझ में आ जाएगा। बट फिर भी अगर एग्जाम में आएगा तो मुझे ये समझना पड़ेगा ना कि यार ये क्वेश्चन कहां से है, क्या कह रहा है। रेवेन्यू आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ऑफ सोल्ड गुड्स इज टू कैलकुलेट। आप रेवेन्यू में से डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट को लेस करते हो, क्या कैलकुलेट करने के लिए। मतलब क्वेश्चन आपसे ये जानना चाह रहा है कि आप रेवेन्यू बोलूं या सेल्स बोलूं, एक ही बात है। सेल्स में से अगर आप डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट लेस करते हो तो आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हो। ऑब्वियस सी बात है सर, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। दैट्स इट। मैं आगे के ऑप्शंस पढ़ भी नहीं रहा हूं, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन विल बी द करेक्ट आंसर। तो अकॉर्डिंगली आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा। इससे बड़ा आसान सवाल और इसके जैसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। इतनी अच्छी किस्मत आपकी नहीं है, आपने 108 सोमवार नहीं करे हुए, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता। जैसे if cost of direct material used is 5,000, total revenue is 9,000, then throughput contribution क्या रहेगा सर 9 minus 5 that means 4,000। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। इतनी अच्छी किस्मत आपको भी पता है, आपको भी पता है कि देख भाई, आप ऐसे बोलते हो देख भाई सुन, तेरी ना इतनी अच्छी किस्मत नहीं है, ये आपको खुद को भी पता है कि यार हमारी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए, तो नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन ना। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखने में बहुत कुछ लगेगा, लेकिन एक्चुअलिटी में क्या है देखिएगा। Glasso, a manufacturer of large windows, is experiencing a bottleneck in its plant। bottleneck का मतलब ये मान लीजिएगा लिमिटिंग मात्रा में आपके पास प्लांट की जो कैपेसिटी है ना वो लिमिटिंग है। तो क्या बोल रहा है, सेटअप टाइम एट वन ऑफ इट्स वर्क स्टेशन हैज बीन आइडेंटिफाइड एट द कल्प्रिट। क्यों, क्योंकि आपका सेटअप टाइम है ना, उसके कारण से समय ज्यादा लग रहा है, दैट इज कल्प्रिट। ए मैनेजर हैज प्रपोज्ड ए प्लान टू रिड्यूस सेटअप टाइम एट ए कॉस्ट ऑफ ₹7,20,000। जो मैनेजर है ना उसके पास एक प्लान प्रपोज होता है जिसके अंदर सेटअप टाइम जो है वो रिड्यूस होने का प्लान आता है, और इसमें कॉस्ट लगेगी 7,20,000। ठीक है साहब, आगे बढ़ो। द चेंज विल रिजल्ट इन 800 एडिशनल विंडोज। इस चेंज से मतलब ये जो मैनेजर के पास प्लान आया है ना, इस प्लान में 7,20,000 रुपए 7,20,000 रुपीज लगेंगे, और उससे क्या होगा, आपका जो सेटअप टाइम है विच वाज कल्प्रिट मतलब कि भैया इसी के कारण से आपके पास समय कम पड़ रहा था, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, और उसके कारण से आप 800 एडिशनल विंडोज आप बनाओगे, दैट मींस 800 यूनिट एक्स्ट्रा बेच पाएंगे। आगे बढ़ो। द सेलिंग प्राइस ऑफ विंडो इज 18,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपको 3,000 पर विंडो दे रखी है। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज 7,000। तो 18,000 माइनस 7,000 दैट मींस 11,000 पर यूनिट आपके लिए क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन। अज्यूम ऑल यूनिट प्रोड्यूस कैन बी सोल्ड। आप ये मान के चलिए कि जितने यूनिट बनाइए सारी बेचेंगे। द चेंज विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन ऑफ, कितना रुपए का, कितने आदमी थे, तो वैसे वाला चीज है, कितना कंट्रीब्यूशन कमाया। तो एक यूनिट से अगर 11,000 तो 800 यूनिट से सर 11,000 मल्टीप्लाई बाय 800 दैट मींस 88 लाख विल बी द करेक्ट आंसर। दैट मींस बी इज द करेक्ट वन। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। तो फिर दिल से बोलते रहिएगा कॉस्टिंग आसान है, कॉस्टिंग आसान है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, बड़ा आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 कॉस्ट पर यूनिट अंडर थ्रूपुट अकाउंटिंग एंड मार्जिनल कॉस्ट आर मेनली डिफरेंट बिकॉज। मैं ऑलरेडी स्टार्ट करने से पहले बता चुका हूं कि कॉस्ट पर यूनिट थ्रूपुट अकाउंटिंग की और मार्जिनल कॉस्टिंग की क्यों डिफर करती है। सर इसलिए डिफर करती है क्योंकि आपका मार्जिनल कॉस्टिंग और ये थ्रूपुट, ये कहता है डायरेक्ट मटेरियल, मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट है, थ्रूपुट कहता है वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर की बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन ये कहता है मैं वेरिएबल कॉस्ट मानता ही नहीं। वेरिएबल ओवरहेड के अंदर मार्जिनल कॉस्ट कहता है वेरिएबल कॉस्ट है, ये कहता है मैं मानता ही नहीं हूं। इसका मतलब डिफरेंस कहां आया,
थ्रूपुट कॉस्टिंग जो है ना वो लेबर को और वेरिएबल ओवरहेड को आपके डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट नहीं मानता। तो क्या बोल रहा है, लेबर इज नॉट कंसिडर्ड इन थ्रूपुट अकाउंटिंग। बिल्कुल ठीक बात है साहब, लेबर को कंसिडर नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट लेबर इज कंसिडर्ड फिक्स्ड इन थ्रूपुट अकाउंटिंग। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग के अंदर डायरेक्ट लेबर को क्या मानते हैं, फिक्स्ड मानते हैं, लेबर को कंसिडर नहीं करते, ये करेक्ट नहीं है। डायरेक्ट लेबर इज कंसिडर्ड फिक्स्ड इन थ्रूपुट अकाउंटिंग, बिल्कुल सही बात है। जब वेरिएबल नहीं मान रहे तो फिक्स्ड ही मानोगे, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। आपके लिए यहां पर आइएगा, स्टार मार्क कर लेंगे। अगेन स्टार मार्क का मतलब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, दैट मींस आपको ये क्वेश्चन एग्जाम के एक दिन पहले भी देख लेना है। प्रोड्यूसिंग मोर नॉन बोटलनेक आउटपुट। नॉन बोटलनेक का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्या होता है ना, आपके पास बोटलनेक के दो तरीके हो जाते हैं। एक, आपके पास समय बहुत कम है, डिमांड ज्यादा है, इनडायरेक्टली दोनों ही आएंगे वही। और एक ये कि आपके पास क्या बना तो आप बहुत पा रहे हो लेकिन आपके पास डिमांड ही नहीं है। तो ऐसे केस में आप जब बना तो बहुत पा रहे हो, डिमांड आपके पास नहीं है, तो ऐसे केस में आप जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हो वो बोटलनेक नहीं है, वो नॉन बोटलनेक। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक तरफ है डिमांड, एक तरफ है सप्लाई। एक है प्रोडक्ट ए जिसकी डिमांड है मार्केट में 10,000 की और सप्लाई कर पा रहे हो आप 8,000 की। इसका मतलब यह है कि आप और सप्लाई कर दोगे तो माल बिक जाएगा। एक आता है प्रोडक्ट बी जिसकी डिमांड है मार्केट में 5,000 की, आप सप्लाई कर सकते हो 8,000। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको बोटलनेक किसे कहेंगे सर, बोटलनेक उसे कहेंगे जो कि आपकी डिमांड को रोक रहा है, या मैं यूं कहूं कि जो कि आपके प्रॉफिट कमा सकते हो लेकिन उसको रोक रहा है। क्यों, क्योंकि आपने यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर आप 10,000 माल बेच सकते हो लेकिन आपके पास सप्लाई ही 8,000 की है, और अगर सप्लाई 8,000 की ही है तो इसका मतलब आप 2,000 और बेच सकते हो। तो दिस इज योर बोटलनेक रिसोर्स। बट यहां पर आप और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके क्या बेच सकते हो क्या, आंसर है नो। तो इसका मतलब बी इज द नॉन बोटलनेक। नॉन बोटल, अब मुझे एक चीज बताओ, नॉन बोटलनेक को अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो क्या होगा, क्रिएट मोर इन्वेंट्री। अब आपके पास यहां देखो आप 8,000 यूनिट बना रहे हो, 5,000 आपकी डिमांड है तो 3,000 का स्टॉक तो वैसे ही एक्स्ट्रा हो गया। अगर आप कल को बी को और एक्स्ट्रा बनाओगे तो भैया कुछ नहीं है, आप केवल आपका स्टॉक बढ़ाए जा रहे हो और उससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, वो बिकेगा नहीं माल। तो आपको क्या बोल रहा है, तो क्रिएट मोर इन्वेंट्री बट डज नॉट इंक्रीज थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। इससे आपका थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सिंपल है सर, बढ़ेगा तो तब ना जब यहां पर आपका सेल होगा, सेल होगा ही नहीं, तो इसलिए ए विल बी द करेक्ट आंसर। आपको बी नहीं होगा, क्रिएट मोर इन्वेंट्री, मोर इन्वेंट्री तो है लेकिन ये बोल रहा है इंक्रीज थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। अरे ना जी, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन कहां से इंक्रीज होगा, क्रिएट करेगा लेस प्रेशर फॉर द बोटलनेक वर्क स्टेशन। बोटलनेक के ऊपर कम प्रेशर कैसे क्रिएट करेगा, वो तो करने का सवाल ही नहीं है। अलाउ फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, तो आपके लिए ओवरऑल कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करने के लिए अलाउ करता है, तो वो आपका करेगा नहीं, नॉन बोटलनेक आपका कभी भी अलाउ नहीं करेगा। क्लियर है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपके लिए हो जाएगा ए। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, डन है। तो अकॉर्डिंगली आपके लिए जो ए है वो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, द्याम लिमिटेड ऑपरेट करता है थ्रूपुट अकाउंटिंग सिस्टम। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 जो क्वेश्चन है ये ऊपर मैंने लिखा नहीं क्या, 13 क्वेश्चन इज सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है, मैं लिख लेता हूं भैया, आप भी लिख लीजिएगा, चाहे आपके पास अगर हार्ड कॉपी में बुक है तो वेल एंड गुड। सेम एज क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा ध्यान से। If factory of Rogo Limited has a key factor bottleneck of facility M, which is available for 48,000 minutes per week. Done है सर। Time taken per unit of A is facility M में 6 मिनट। Last week's actual output जो देखा है वो 5,000 यूनिट का दे रखा है A का। बस अंतर इतना सा है क्योंकि 13 क्वेश्चन नंबर जो 6 था ना उसमें 2 प्रोडक्ट थे, यहां पर एक ही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट M। तो आपका एंड एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट एक्सक्लूडिंग मटेरियल आपको दे रखा है 1,20,000। ध्यान रखिएगा, जो थ्रूपुट कॉस्ट निकालता है ना वो अदर देन मटेरियल कॉस्ट होता है। क्यों, क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर आपका मटेरियल जो है वो तो आपका वेरिएबल कॉस्ट में परफॉर्म कर गया, अदर देन मटेरियल विल बी योर फैक्ट्री कॉस्ट। तो 1,20,000 रुपीज का टोटल खर्चा है। आप एक मिनट का खर्चा निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल अवेलेबल मिनट्स का डिवाइड लगाओगे विच इज 48,000। तो अकॉर्डिंगली 2.5 रुपीज पर मिनट हो जाएगा।
लेकिन अब आपको पूछा गया है थ्रूपुट कॉस्ट बताओ, तो थ्रूपुट कॉस्ट के लिए पहले थ्रूपुट टोटल टाइम बताओ। टोटल टाइम कितना आएगा सर? 6 मिनट्स एक यूनिट को बनाने में, तो 5000 यूनिट को बनाने में 30,000 यूनिट्स, तो 30,000 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो 75,000 विल बी द करेक्ट आंसर। तो सी आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 होता है डन, और इसी के साथ आप लोगों का थ्रूपुट अकाउंटिंग का चैप्टर भी होता है डन। आप बोलेंगे सर अभी तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने कहा काट दो। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो बिल्कुल एज इट इज सेम है क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा। क्वेश्चन नंबर 15 को काट दीजिएगा, ये है सेम एज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 16 को भी आप काट दीजिएगा, ये है सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। और इसी के साथ आपका थ्रूपुट अकाउंटिंग वाला चैप्टर भी हो जाता है फिनिश। आई होप आप लोगों को ये आज का सेशन पसंद आया होगा। ओनली 40 मिनट्स में आप लोगों का जस्ट इन टाइम एंड थ्रूपुट कॉस्टिंग दोनों के दोनों कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ ये एमसीक्यूज क्लियर हो गए होंगे। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड सीएससीए में आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां पर नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। ओके गाइस, बाय बाय।